Hello friends, how are you? Myself Virendra Kumar and you are watching हीरक IAS चैनल। आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जो है न्यूज आर्टिकल that is published in the Hindu newspaper titled Supreme Court to look into use of money bills to pass laws। ये आर्टिकल जो है क्यों पब्लिश हुआ, क्यों ये न्यूज में है, इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग आर्टिकल को एक बार रीडिंग लगाते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जो है ये केस पढ़ेंगे, केस ऑफ रोजर मैथ्यूज वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एंड मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में बैकग्राउंड नोट के साथ। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। और ये द हिंदू के फ्रंट पेज पर दिया हुआ है। ये GS2 पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक से जुड़ा हुआ है ये हमारा आर्टिकल। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ on Monday agreed to list petitions challenging the money bill route taken by the center to pass contentious amendments in the parliament। सो फ्रेंड्स, जो ये मुद्दा है, जो इशू है, मनी बिल को एक जो है बाईपास रूट की तरह लिया जा रहा है, ताकि जो है कोई भी डिस्प्यूटेड अमेंडमेंट्स जो है एज ए मनी बिल बना करके बिना राज्यसभा के इंटरवेंशन के इजिली जो है लोकसभा में पास करके बिल को फाइनल अप्रूवल दे दिया जाए। तो ये जो है इसीलिए ये इशू एराइज हुआ कि क्या जो डिस्कस्ड इशू है वो मनी बिल के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इस पर जो है हम लोग बात करेंगे। आई विल लिस्ट व्हेन आई फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज द चीफ जस्टिस एड्रेस सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल who made an oral mentioning on behalf of the petitioners including Rajya Sabha MP जयराम रमेश। सो इसमें जो है पिटिशनर जो है जयराम रमेश हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें ये बात किया गया है कि मनी बिल क्वेश्चन रेफर टू ए 7 जज बेंच इन द नवंबर 2019 बाय ए 5 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। तो ये मुद्दा जो है बहुत पुराना है। 2019 में ऑलरेडी 5 जज का बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था 5 जज का हेडेड बाय चीफ जस्टिस, उस समय के रंजन गोगोई साहब ने इसको रेफर कर दिया था लार्जर बेंच, मतलब 7th जजेस बेंच को, कि ये जो डिस्प्यूटेड है कि ये आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस इसको अलाउ करता है, कौन कौन से मुद्दे को अलाउ करता है, नहीं करता है, और इसको इस तरह के इश्यूज इसके अंतर्गत हो सकते हैं नहीं, मनी बिल को की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं कि नहीं। तो वो अभी तक जो है अप्रूवल नहीं मिला है, मतलब वो केस डिस्कस नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं। कार्डिनल इशू इज वेदर सच अमेंडमेंट्स कुड बी पास्ड एज ए मनी बिल circumventing the Rajya Sabha in violation of the Article 110 of the Constitution। तो फ्रेंड्स जो है हम लोग आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और जो है ये जो केस है रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, ये भी डिस्कस करेंगे केस को। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये बात पता चल सके कि हम लोगों ने ये बात डिस्कस किया है और कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सो प्रोविजंस क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा ये एक बैकग्राउंड नोट के थ्रू। अभी आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स मनी बिल इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स। तो आपका कंटेंशियस रूट इसमें क्या क्या हमें उठाया गया है, ये देखिए। जो मनी बिल को की तरह ट्रीट किया गया है वो मुद्दा क्या क्या था। अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 एंड आधार एक्ट 2016। तो ये सारे तीनों जो एक्ट जो है एज ए मनी बिल पास करके बनाया गया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पीएमएलए एक्ट कितना जो है अभी रिसेंट में जो है न्यूज में था और कंट्रोवर्सी में था, इसकी वजह से जो है कई नेता जो है जेल में चले गए। तो आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू जो ये पीएमएलए 2015 के बाद ये जो है रिसेंट गवर्नमेंट थी जो बीजेपी की, उसने ये जो पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट किया था। और जो है ईडी को भी जो है अनलिमिटेड जैसे पावर दे दिए थे, ब्लैंकेट पावर्स ऑफ अरेस्ट, रेड्स एक्सेट्रा, किसी को भी अरेस्ट कर लो, किसी के ऊपर रेड डाल दो, मतलब कोई जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है, ऐसी सिचुएशन
जो है इस पावर से मिला था। दाउ द कोर्ट हैड upheld the legality of the PML amendment, it left the question whether the amendments could have been passed as a money bills to 7 जज बेंच। तो देखिए, कोर्ट ने जो है इस एक्ट को तो अपहेल्ड कर दिया था, लीगैलिटी ऑफ द पीएमएलए को अप्रूव कर दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ दिया था हायर बेंच के ऊपर, जो कि मतलब उसको रेफर कर दिया गया था 7 जज बेंच के को, कि जो है ये जो अमेंडमेंट है वो एज ए मनी बिल पास किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था, ये कंट्रोवर्सी बन गया। सिमिलरली द केस आल्सो रेजेज क्वेश्चंस अबाउट द पासिस ऑफ द फाइनेंस एक्ट, और फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में को भी एज ए मनी बिल ही रिप्रेजेंट किया गया था लोकसभा में, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और जो है उसको अप्रूव कर दिया गया। अब ये था कि इसमें अभी हम फाइनेंस एक्ट को भी डिस्कस करेंगे कि जो है फाइनेंस एक्ट जो है, जो कि केस ऑफ रोजर मैथ्यू के अंतर्गत ही आए, कि वो फाइनेंस एक्ट जो है एज ए मनी बिल पास रिप्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट के जो लोकसभा में, तो ये उचित था कि नहीं था। तो ये भी जो है अ, मुद्दा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और मिस्टर रमेश जो कि पिटिशनर है इन केस में, हैड आर्ग्यूड दैट 2017 एक्ट वाज डिलिबरेटली कैटेगराइज्ड एज ए मनी बिल। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है क्वेश्चन में आ रही है, घेरे में आ रही है कि जो है ये जो है आ, कई सारे अमेंडमेंट जो है राज्यसभा को बाईपास करके, और जो बिल को एज ए मनी बिल डिलिबरेटली बना दिया गया, डिलिबरेटली कैटेगराइज करके जो है डायरेक्ट जो है लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा को तो देखिए मनी बिल में कोई, हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि मनी बिल के से रिलेटेड उसको कोई भी रिजेक्शन का, कोई भी चेंज का अधिकार नहीं है। हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो पहले ये न्यूज देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुए थे। एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर दीज इंस्टीट्यूशंस बाय अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटीज एंड वास्टली डाउनग्रेडिंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू स्टाफ दिस बॉडी। तो जो आपका जो है मनी फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत जो है आपको ट्रिब्यूनल्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको जो है काफी चीजें चेंज कर दी गई एज ए मनी बिल अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बन रहा है कि क्वेश्चन ऑफ पासेज ऑफ लॉज आफ्टर ड्रेसिंग देम एज ए मनी बिल्स हैड कम अप इन द आधार एक्ट आल्सो। तो आधार का केस में भी ऐसे ही हुआ था कि उसको आधार केस एक्ट बनाया गया, उसको भी एज ए मनी बिल प्रेजेंट किया गया और उसको पास किया। तो ये रिफ्यूज टू, देखिए उसके बाद हाउएवर द टॉप कोर्ट हैड इन मेजॉरिटी वर्डिक्ट इन 2021 रिफ्यूज टू रिव्यू इट्स 2018 जजमेंट अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द आधार। तो देखिए अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट, ये जो अमेंडमेंट ऑफ पीएमएलए एक्ट, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 और आधार, सबको अपहेल्ड किया, लेकिन क्वेश्चन जो है अभी भी बनाया हुआ है कि ये सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं एज ए मनी बिल प्रेजेंट करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे। तो यही अब भी जो जो 7 जजेस बेंच को सारी ये जो केसेस रेफर किया गया 2019 में, ठीक है, तो वो जो है अब भी ये केस जो है बर्निंग बना हुआ है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उस समय जो है डिसेंटिंग ओपिनियन डिलीवर किया था। ठीक है, कि ऑन द रिव्यू बेंच इन 2021 द टू क्वेश्चंस बिफोर द रिव्यू बेंच हैड बीन, पहला केस क्वेश्चन था कि वेदर द लोकसभा स्पीकर्स डिसीजन टू डिक्लेयर द प्रपोज्ड आधार लॉ एज ए मनी बिल वाज फाइनल। तो अभी देखिए जो लोकसभा में जब मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें जो स्पीकर्स का जो है डिसीजन फाइनल बताया गया है आर्टिकल 110 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब ये यही क्वेश्चन है कि क्या ये डिसीजन जो कोई भी मनी बिल को, चाहे वो है कि नहीं है, उसको फ्रेम कर दिया जाए मनी बिल, और यदि लोकसभा का स्पीकर बोल दे कि हाँ ये मनी बिल है, तो उसका डिसीजन फाइनल होगा कि नहीं होगा, ये कंट्रोवर्सी हो गया। द सेकेंड पॉइंट था कि वेदर द आधार targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services act 2016 was correctly certified as money bill under the article 110(1) of the constitution। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो आधार एक्ट 2016 था उसको वास्तव में जो मनी बिल कहा गया, क्या सच था, क्या सही था, इसको मनी बिल की तरह ट्रीट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। बिल तो पास हो गया, एक्ट बन गया, तो लेकिन जो है इसको पिटिशनर ने इसको क्वेश्चन में डाल दिया कि नहीं ये गलत हुआ है। तो उसके लिए जो है ये
पिटीशन जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस समय। पहले जब वो केस जो डील कर रहे थे उस समय जस्टिस थे, अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि अपना जो है डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, कि जो कि लोग दूसरों ने डिसएग्री किया उससे, कि जस्टिस चीफ चंद्रचूड़ इन हिज डिसेंट हैड सेड द रिव्यू बेंच आर्ट टू वेट टिल द सेवन जज बेंच डिसाइडेड द लार्जर क्वेश्चंस ऑन द मनी बिल इन द रोजर मैथ्यू रेफरेंस। तो उन्होंने कहा कि जब तक जो है चीजों को वेट करना चाहिए, जब तक जो है सेवन जज बेंच जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर दे, डिसाइड ना कर दे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कि जो हमारा जो है, पहले हम जो है मनी बिल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम जो है रोजर मैथ्यू केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग मनी बिल क्या है। सो फ्रेंड देखिए, ये मनी बिल जो है, a money bill is a specific type of bill in the Indian Parliament that deals exclusively with financial matters. और ये पूरी तरह से फाइनेंशियल मैटर्स को डील करता है मनी बिल, जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। द डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ द मनी बिल आर आउटलाइन इन द आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मनी बिल का पूरा डिटेल जो डेफिनीशन है वो आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। कि देखिए आर्टिकल 110 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो ये जो है आर्टिकल 110 डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो कोई भी बिल मनी बिल तभी ट्रीट किया जाएगा जबकि उसमें ये सारे प्रोविजंस जो कि इन सब मैटर्स को डील करते हैं। जैसे दिया गया है पॉइंट 1, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। सो टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात हो, चाहे वो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स हो, एबोलिशन ऑफ टैक्स हो, रिमिशन ऑफ टैक्स हो, अल्टरेशन ऑफ टैक्स हो और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स हो, तो उससे रिलेटेड बिल को मनी बिल ट्रीट किया जाएगा। ये पॉइंट 2 जो है आर्टिकल 110 का क्लास 2 है, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई मनी बोरो की जा रही है उसका रेगुलेशन, या कोई गारंटी दिया जा रहा है उसका, जो वो सारी बातें जो है मनी बिल के अंतर्गत आएंगी। या कोई अमेंडमेंट हो इस तरह का जो कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हो, तो वो मनी बिल होगा। आर्टिकल 110 क्लास 3, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड। तो यदि ये दोनों दो तरह के फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसमें यदि पेमेंट देना हो या इससे पेमेंट लेना हो, विड्रॉल करना मनी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 110 क्लास 3 द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड है या कंटीजेंसी फंड है, या उसमें से पैसे देने हो या उसमें पैसे डालने हो, ये सारी चीजें जो मैटर हैं वो जो है मनी बिल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 110 क्लास 4, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। ये कोई यदि कोई फंड जो है कंसोलिडेटेड फंड से निकालना हो, अप्रोप्रिएट करना हो, तो वो सब मनी बिल के अंतर्गत आएगा। डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यदि कोई खर्चा हो रहा हो और उस खर्चे को कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किया जा रहा हो, उसमें से लिया जा रहा है, और उससे रिलेटेड कोई बिल है, या इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, और या उसमें से मान लीजिए कोई फंड कोई खर्चा जो है 10,000 का है, तो 10,000 को 12,000 कर दिया, तो उसको उससे रिलेटेड भी बिल कोई होगा तो भी मनी बिल हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 110 क्लास 6, द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of union or of a state, ये सारी चीजें जो है मनी बिल के अंतर्गत आएंगी। Now any matter incidental to any of the matters specified above, अभी कोई भी मैटर हो अचानक से खड़ा हो गया कि भाई, और जिससे ये सारे जो हमने 6 सब क्लास जो है ये आर्टिकल 110 का जो क्लास 1 to 6
मैटर्स को डील कर रहा है उसमें से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल मैटर हो तो भी जो है मनी बिल के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स जो है ये मनी बिल है, और इसमें जो हमारा जो है फाइनेंस एक्ट है 2017, आधार एक्ट 2016 है, या जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो ये क्या इसको एज ए मनी बिल पास किया गया और पार्लियामेंट के जो है लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। तो ये कंट्रोवर्सी है कि भाई ये तो मनी बिल जो क्लास है 1 से 6 लेकर इससे कोई रिलेटेड कोई डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट ने एज ए मनी बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया और इसको एक्ट बना दिया, अमेंडमेंट कर दिया। तो इसलिए ये जो है इशू जो है न्यूज में भी आया है, और इस ये बर्निंग है कि जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी चीजों को ठहरा दिया है और हायर बेंच को रेफर कर दिया है। तो ये बातें हैं। अब हम देखेंगे कि और भी क्या प्रोसीजर है। इफ एनी बिल्स कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद एनी ऑफ द अबव मैटर इट इज कंसिडर्ड ए मनी बिल। ठीक है। हाउएवर इफ इट कंटेन्स अदर मैटर्स इन एडिशन टू द अबव इट इज नॉट ए मनी बिल। तो अब देखिए साफ साफ लिखा गया है आर्टिकल 110 के अंतर्गत, यदि इन 1 से 6 के बीच में 6 के बीच में जो भी मैटर है आता है तो उस बिल को जो है मनी बिल कहेंगे। और कोई भी ऐसा मैटर हो जिस इनके अलावा इन एडिशन टू द अबव इट इज नॉट ए मनी बिल, तो उसको मनी बिल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ये साफ लिखा हुआ है। तो सर्टिफिकेशन एंड प्रोसीजर क्या है इस केस में? सर्टिफिकेशन बाय द स्पीकर। सो ए बिल इज सर्टिफाइड एज ए मनी बिल बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो उस समय के 2019 में जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे उन्होंने कहा कि जो है क्वेश्चन उठाया कि क्या स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ही जो से है वो फाइनल माना जाएगा कि कोई बिल जो है मनी बिल है कि नहीं है। तो इसमें तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत दिया गया है कि जो सर्टिफिकेशन जो है वो जो है लोकसभा के स्पीकर का ही है, कि उसने कह दिया कि ये बिल जो है मनी बिल है तो मान लिया जाएगा, तो मान लिया जाएगा। तो ऐसा क्यों? स्पीकर डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन। अब इस साफ लिखा गया है कि जो स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल है और इसको क्वेश्चन में नहीं ला सकता है। और आप जानते हैं कि जो है गवर्नमेंट जो स्पीकर जो होता है गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो आप तो हो सकता है कि इंक्लिनेशन हो थोड़ा बहुत, तो आप उसको थोड़ा भी चेंज हो तो उसने बाई सम इंक्लिनेशन उसने कह दिया कि जो है बिल मनी बिल है। तो ये जो है इशू जो है ये पार्शियलिटी का है, इम्पार्शियलिटी होना चाहिए। तो इसलिए ये जो मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में गया कि सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन इन द मैटर। ठीक है। प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। तो एक्चुअली जो है कोई बिल को मनी बिल है और उसको कैसे जो है प्रेजेंट कर सकते हैं उसका प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट। पहले तो कोई मनी बिल है तो उसको पहले सिर्फ जो है कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। ठीक है। दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हम कोई भी मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब इंट्रोड्यूस होगा और लोकसभा उसको पास कर दी तो वो बिल जो है क्या होता है, आफ्टर द लोकसभा पासेज ए बिल मनी बिल इट इज सेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को भेज दिया जाएगा। और राज्यसभा को पावर नहीं है, कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट ए मनी बिल बट कैन मेक सम रिकमेंडेशन इफ दैट हाउस थिंक्स। लेकिन वो उसको ना अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। ना तो अमेंड कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है। केवल वो क्या कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है कुछ सजेशन। और लोकसभा फ्री है, कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दीज रिकमेंडेशन। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोकसभा बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए रिकमेंडेशन को। तो इससे यदि क्या पता चलता है, हम इस आर्टिकल को न्यूज आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया पहले, इससे क्या पता चलता है कि यदि कोई गवर्नमेंट जो है किसी बिल को एज ए मनी बिल बना करके लोकसभा में पास कर देती है तो राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है उसमें हस्तक्षेप करने का, और डायरेक्ट जो है वो बिल जो है प्रेसिडेंट को चला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाता है। और प्रेसिडेंट जो है उसको उसको भी जो है होल्ड करने का अधिकार नहीं, कैनॉट होल्ड। अभी देखेंगे तो डायरेक्ट पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये कंट्रोवर्सी इसीलिए राइज हुआ है कि भाई यदि कोई गवर्नमेंट फेयर है और अच्छी है तब तो ठीक है, लेकिन वो अपने मनमानी भी कर सकती है किसी हद तक। इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो है कोई भी गवर्नमेंट
इस तरह की चीजें ना कर सके, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, अपेक्स कोर्ट है, वहां पर इंटरवीन करने के लिए और एक्ट को, लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे सकता है करार। सो टाइम फ्रेम क्या है? यदि राज्यसभा को ये बिल जाता है, जब लोकसभा पास कर देती है, तो वह 14 दिन के अंतर्गत ही उसको जो है, उसको जवाब देना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है मनी बिल को, विद इट्स रिकमेंडेशन। कोई रिकमेंडेशन है तो ठीक है, नहीं है तो भी बिल को 14 दिन के अंतर्गत ही रिटर्न करना पड़ता है राज्यसभा, लोकसभा को, राज्यसभा द्वारा। और ऐसा नहीं करता है तो ये बिल माना जाता है कि ये जो है बिल जो है दोनों हाउस से पास कर दिया गया। इफ इट डज नॉट डू सो, द बिल इज कंसिडर्ड पास्ड बाय द बोथ हाउसेज इन द फॉर्म इट वाज ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा। तो यदि राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन करती है तो ठीक है, नहीं करती है या रिटर्न नहीं करती है तो ये मान लिया जाता है कि जैसे लोकसभा ने पास करके ओरिजिनल फॉर्म में राज्यसभा को ये भेजा था बिल, वो वैसे ही पास मान लिया जाता है और प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ हाउसेज, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेंट एंड प्रेसिडेंट कैनॉट विदहोल्ड असेंट टू ए मनी बिल। और प्रेसिडेंट को मनी बिल को अप्रूव करना ही पड़ता है, कैनॉट होल्ड असेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है एंड इम्प्लीकेशन क्या है? ठीक है, तो पहला तो सिग्निफिकेंस है कि भाई मनी बिल, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें हैं, वो पूरा जो है पावर जो है, एक्सक्लूसिव पावर जो है लोकसभा को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। द स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल अंडरस्कोर्स द प्री एमिनेंस ऑफ द लोकसभा इन फाइनेंशियल मैटर। तो फाइनेंशियल मैटर के मामले में लोकसभा को ही पूरा पावर दिया गया है, as it represents the will of the directly elected representatives of the people। ठीक है, लिमिटेड रोल ऑफ द राज्यसभा, इसमें राज्यसभा का लिमिटेड रोल है, कैन ओनली रिकमेंड सम सजेशन। राज्यसभा इज इनेबिलिटी टू अमेंड और रिजेक्ट ए मनी बिल रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल दैट फाइनेंशियल लेजिस्लेशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड हाउस। ठीक है ना, जो जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनसे द्वारा लोकसभा है, वही जो है फाइनेंशियल मैटर को अथराइज है कुछ भी करने के लिए। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, और जो है गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी, फाइनेंशियल अथॉरिटी है पूरा। मनी बिल आर क्रुशियल फॉर द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू लेवी टैक्सेस, मैनेज पब्लिक फंड्स एंड एग्जीक्यूट इट्स फाइनेंशियल पॉलिसीज। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट की जो है फाइनेंशियल अथॉरिटी है यहाँ पे। सो आप देखिए एग्जांपल्स ऑफ मनी बिल्स, हमने एनुअल यूनियन बजट होता है, फाइनेंस बिल होता है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई फंड को विड्रॉल करना होता है, हाँ उसमें डालना होता है, तो ये सारे जो है बिल्स जो होते हैं क्या होते हैं? मनी बिल कहलाते हैं। और कंट्रोवर्सीज तो अभी हम लोगों ने न्यूज में भी देखा कि भाई इसमें कंट्रोवर्सी क्या क्या रही है। देखिए, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बिल एज ए बिल एज ए मनी बिल हैज बीन कंटेस्टेड। ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है लगातार कि एक बिल को मनी बिल कब कहा जाए, नहीं कहा जाए, इसमें कंट्रोवर्सी रहती है, देखी गई है। वन नोटेबल केस इज द आधार एक्ट 2006, आधार बिल 2016, जो कि पास कर दिया गया, एक्ट बना दिया गया, विच वाज सर्टिफाइड एज ए मनी बिल। ठीक है ना, द क्लासिफिकेशन वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट which uphold the speaker's decision but highlighted the need for judicial review in certain cases। देखिए, अब जब इसको चैलेंज किया गया पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार बिल 2016 को जो है लीगली बताते हुए अपहेल्ड कर दिया, कह दिया कि स्पीकर का डिसीजन की बिल जो है मनी बिल है कि नहीं, ये फाइनल है। बट उसने इस बात को भी हाईलाइट किया कि जो है देयर इज ए नीड फॉर जुडिशियल रिव्यू इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो यदि स्कोप जो है हमारा आर्टिकल 10 सब क्लास 1 to 6 के बाहर है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करने का, इंटरवेंशन करने का भी जरूरी है सर्टेन के। तो इसीलिए उन्होंने 2019 जो बेंच ने उसको जो है लार्जर बेंच को, लेकिन 7 जजेस बेंच को रेफर कर दिया था। कंक्लूजन क्या है हमारा मनी बिल के रिलेटेड? ए मनी बिल इन इंडिया इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल dealing exclusively with the financial matters governed by the Article 110 of the Indian Constitution। तो एक तरह का स्पेशल कैटेगरी है लेजिस्लेटिव प्रपोजल का, जो कि फाइनेंशियल मैटर से डील कर रहा हो
और ये आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ गवर्नमेंट अपने मनमानी कर सकती है, अपने पावर का दुरुपयोग कर सकती है और उस कोई भी बिल को एज ए मनी बिल प्रेजेंट कर सकती है और उसको अमेंड कर सकती है। तो इसमें यही कंट्रोवर्सी है। तो इसकी यदि ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लोग डालते हैं, जैसा कि केस से देखने को मिला है रोजर मैथ्यू के केस में। हाँ ठीक है, अभी जो है हाँ, अब रोजर मैथ्यू का केस भी डील करेंगे, देखेंगे। द प्रोसीजरल डिस्टिंक्शन सच एज द लोक सभा एक्सक्लूसिव पावर टू इंट्रोड्यूस एंड पास मनी बिल एंड द लिमिटेड रोल ऑफ द राज्य सभा हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। तो आर्टिकल 110 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कहता ही है कि जो लोकसभा का जो है पूरा का पूरा से होना है, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हाउस है वो। तो और राज्यसभा का इसमें लिमिटेड रोल है, बात तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी गवर्नमेंट 100% मॉरली करेक्ट हो। वो कुछ न कुछ जो है अपने फेवर में बिल को लाने की कोशिश करती है और ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए कंट्रोवर्सी राइज हुई है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि रोजर मैथ्यू का केस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। So friends, this is the case of Roger Matthew versus South Indian Bank Limited 2019 केस है। साइटेशन इसमें रोजर मैथ्यूज वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड से लिए गया है और हमने इसमें बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या है। द केस ऑफ रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, तो इसमें रोजर मैथ्यू जो है पेटिशनर थे और जो है साउथ इंडियन बैंक जो है डिफेंडेंट था। एंड इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो कि फाइनेंस एक्ट जो रोजर मैथ्यू केस है किससे रिलेटेड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 से रिलेटेड है। तो इसमें क्या दिक्कतें आई थी, क्यों ऐसा ये इन्होंने रोजर मैथ्यू ने पिटीशन डाला था? क्यों? क्योंकि जो है इसका प्रोविजन था कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। ठीक है, जो पूरे देश में जो ट्रिब्यूनल्स है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनिंग से रिलेटेड जो है प्रोविजंस में अमेंडमेंट किए गए थे। और इनके जो है क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर के इशू था। तो प्राइमरी इशू वाज वेदर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2017 कुड बी इनेक्टेड एज ए मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फाइनेंस एक्ट 2017 के अंतर्गत जो चेंजेस किए गए थे, क्वेश्चन था कि क्या वो चेंजेस एज ए मनी बिल किए जा सकते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो कर सकते हैं ऐसे चेंजेस कि नहीं, यही मुद्दा था। ठीक है ना। तो इशू क्या था, देखिए मनी बिल क्लासिफिकेशन। तो हमने वेदर द फाइनेंस एक्ट 2017 कुड बी क्लासिफाइड एज ए मनी बिल दस बाई पासिंग द राज्यसभा अप्रूवल। तो देखिए कोई बिल को मनी बिल बनाने का, यदि वास्तव में मनी बिल है तो ठीक है। यदि किसी बिल को मनी बिल रिप्रेजेंट कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया लोकसभा में, तो सीधी सी बात है कि इसमें राज्यसभा का जो है से खत्म हो जाता है, तो बाईपास हो गई राज्यसभा। तो ये मनी बिल को क्लासिफाई करने का, क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट था, ये मेन पहला इशू था। दूसरा इंडिपेंडेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स। जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंसी थी, सेपरेशन ऑफ पावर था, उसके फंक्शनिंग था, उसके साथ भी चेंज हुआ। द इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 ऑन द इंडिपेंडेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव। तो इसमें में इनके जो इंडिपेंडेंसी थी, फंक्शनिंग थी ट्रिब्यूनल्स के एग्जीक्यूटिव में, उसको कंट्रोल को भी चेंज किया गया, अपने हिसाब से बदला गया। तो अब बदला गया तो ठीक है, लेकिन क्या एज ए मनी बिल बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। तो यदि इसको अदर बिल की तरह प्रेजेंट किया गया होता तो राज्यसभा इसमें इंटरवेंशन कर सकती थी और उसमें बदलाव करने के लिए फोर्स कर सकती थी। ठीक है ना। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, इसलिए केस हाईलाइट हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। द ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है हाईलाइट हुआ कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है इसमें जो दिया गया है उसको जो है आप बदल रहे हैं एज ए मनी बिल बना करके, तो ये भी गलत है। ठीक है। लीगल प्रोविजंस आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफाइन की व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूट से मनी बिल, हमने जैसा डिस्कस किया। और फाइनेंस एक्ट 2017 में इनेक्टेड वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स कैसे मनी से रिलेटेड मैटर हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हो सकता है। तो इसके लिए जो वेरियस प्रोविजंस में जो इनेक्टमेंट हुआ
मॉडिफिकेशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो जो है कैसे मनी बिल बनाया गया, इसलिए ये जो है हाईलाइट हुआ। तो आर्गुमेंट क्या था पिटिशनर का, रॉजर मैथ्यू का, कंटेंडेड दैट द फाइनेंस एक्ट कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज ए मनी बिल एज इट कंटेन वेरियस प्रोविजंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 110। तो जैसा कि ये जो फाइनेंस एक्ट जो बिल था 2017 जो कि बाद में पास करके एक्ट बना दिया गया, तो इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस थे जो आर्टिकल 110 के बियॉन्ड थे। मतलब आर्टिकल 110 जिन मैटर को डील करता है, उस मैटर के अलावा जो बहुत सारे मैटर थे जो कि आर्टिकल 110 डिस्कस नहीं करता है, डील नहीं करता है, तो इसको एज ए मनी बिल कैसे बना दिया। तो ये मुद्दा थे। आर्गू दैट द चेंजेस ब्रॉट बाय द एक्ट कंप्रोमाइज द इंडिपेंडेंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स एंड वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ये पिटिशनर का कंटेंशन था, आर्गुमेंट था। रिस्पोंडेंट का क्या कहना था, रिस्पोंडेंट ने डिफेंड किया कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 एज ए मनी बिल, आर्ग्यूइंग दैट इट प्राइमरली डील्ड विद द फाइनेंशियल मैटर। इनका कहना था कि ये मनी बिल जो इसलिए कहा गया कि क्योंकि प्राइमरली जो है फाइनेंशियल मैटर के बारे में डील कर रहा था। asserted the provisions regarding tribunals were incidental and ancillary to the main purpose of the act। और ये कह रहे थे कि जो प्रोविजंस जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड था वो इंसिडेंटल था, एंसिलरी था मेन पर्पज टू द मेन पर्पज ऑफ द एक्ट। तो इन्होंने ऐसा डिफेंड किया और जोर दिया। जजमेंट क्या रहा इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए फाइनेंस एक्ट बन गया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल जो एक्ट को अपहेल्ड कर दिया। मनी बिल क्लासिफिकेशन, द कोर्ट हेल्ड दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 एज ए मनी बिल वाज क्वेश्चनेबल एंड रिक्वायर्ड कंसिडरेशन। तो ये क्योंकि ये जो प्रोविजंस स्कोप 110 के बाहर है, तो इसलिए जो है ये जो बिल है एज ए मनी बिल बनाया गया, ये क्वेश्चनेबल है और इसीलिए इसको हायर बेंच को, लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया कि इसको ठीक से इस पर जजमेंट देने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। द मैटर वाज रेफर्ड टू ए लार्जर बेंच फॉर एन ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 का जो है, और देखिए लार्जर बेंच होगा तो उसमें जो है जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, उसका से का ज्यादा वैल्यू होगा। इसीलिए अब यहाँ पर हमने जैसा डिस्कस किया कि जो स्पीकर का जो से है कि कोई भी बिल एज ए मनी बिल होगा कि नहीं होगा, उसका फाइनल डिसीजन है। तो क्या स्पीकर ऑलवेज जो है पार्शियल इम्पार्शियल हो सकता है? मे बी कि वो जो है कोई भी बिल ऐसा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में और उसने जो है थोड़ी सी पार्शियलिटी दिखाई और मनी बिल बोल दिया। तो हालांकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पीकर को पूरा पावर देता है कि जो कोई भी बिल हो, मनी बिल होना नहीं होना स्पीकर के डिसीजन पर डिपेंड करता है, उसका डिसीजन फाइनल है। लेकिन इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, ऐसा जो है जो 2019 केस में रेफर कर दिया गया लार्जर बेंच के लिए, और वो भी उसी को लिस्ट करने की बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, ये जो है जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए। ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिपेंडेंस, द कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उस समय 2019 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनेंस एक्ट के जो प्रोविजंस थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रिब्यूनल से रिलेटेड थे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उसको हटा दिया। ठीक है, इट हेल्ड दैट दीज प्रोविजंस वायलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को वायलेट करता है, इसलिए ये प्रोविजन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू रिफ्रेम द रूल्स गवर्निंग ट्रिब्यूनल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल लेड ऑन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे रूल बनाइए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जजमेंट रीइंफोर्स्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, emphasizing the need to ensure the independence of the judiciary and tribunals from executive interference। एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस मतलब गवर्नमेंट जो है उस जुडिशरी का इंडिपेंडेंस और ट्रिब्यूनल का इंडिपेंडेंस जो है एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से होना मतलब नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, उस पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मजबूती के लिए
बोला कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना, और जो है जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना, ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है होना अपना, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है एग्जीक्यूटिव। तो इसलिए जो है ये एज ए मनी बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस देखिए। जजमेंट इन द रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजंस। पहले तो क्लैरिफिकेशन ऑन मनी बिल, कि इट हाईलाइटेड द नीड फॉर ए क्लियर इंटरप्रिटेशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए मनी बिल। कौन सा चीज है जो मनी बिल हो सकता है। तो आर्टिकल 110 में तो साफ लिखा गया है, लेकिन इसको और भी क्लियर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, इम्पैक्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड रोल ऑफ द राज्यसभा। Tribunal reforms, the decision necessitated a re-examination and restructuring of the administration and functioning of the tribunals, ensuring their independence from the executive branch। ठीक है। जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंसेस। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, द केस अंडरस्कोर्स द importance of upholding the constitutional principles of separation of powers and judicial independence। तो जो रोजर मैथ्यू का केस है, इसमें जो है ये तीन बातों को जिक्र हुआ है, जो कि जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट दिया गया है और अपहोल्ड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया है। ठीक है। तो दिस वाज द केस विच आई डिस्कस विद यू, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, और हमने मनी बिल को भी डिस्कस किया फ्रेंड्स। और जो आर्टिकल जो द हिंदू में आज के डेट 16 जुलाई को पब्लिश हुआ है, उससे रिलेटेड न्यूज भी डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है कमेंट में जरूर बताइए। और आपको जो है रेगुलर जो है अपडेटेड वीडियो मिलता रहेगा करंट अफेयर से, और भी टॉपिक पर हमारी वीडियो जो है यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मिलेंगी आपको। आप जो है हीरक आईएएस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो। और हमें मकसद होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को हम जो है दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में यहीं तक। थैंक यू। बाय।